तो देखिए हमने डिफरेंट टाइप की इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा है यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, और एन की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे डिफरेंट केसेस में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन YDSC, मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेज है उनकी शिफ्टिंग कैसे होती है। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये है पैटर्न यहाँ पे बनता है, सपोज यहाँ पे फर्स्ट फ्रिंज सेकेंड थर्ड ऐसे बनती है, तो कुछ मॉडिफिकेशन करने पे ये जो फ्रिंजेस हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये सेंटर से ऊपर, ये सेंटर भी शिफ्ट हो जाता है कहीं और। तो इस तरीके से शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रिंजेस को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है आपको, इफ़ अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ माइका और ग्लास is put in path of one of the wave, then whole fringe pattern gets shifted। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए हमने जो एक्सपेरिमेंट अभी YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसमें आप देखते हैं कि ये स्लिट है। एक्चुअल में देखिए हुआ क्या होगा, यहाँ पे कोई सोर्स होगी और ये कंप्लीट एक बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे दो पिन होल हैं, इनके अंदर से यहाँ से वेव्स निकल रही हैं। ये दोनों वेव मीडियम में चलती हैं, ये इधर भी चलेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर ही चलेंगी, ये सभी डायरेक्शन में चलती हैं। तो किसी आर्बिट्री पॉइंट P को चूज़ किया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो वेव्स चल रही हैं इनमें से एक के पास में एक ग्लास शीट या फिर माइका शीट रख दिया गया है जिसका थिकनेस स्मॉल t है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थिकनेस t है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए इसके बारे में ये अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इफ़ ए फिल्म इज पुट इन पाथ ऑफ अपर वेव फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, एंड इफ फिल्म इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लोअर वेव पैटर्न शिफ्ट डाउनवर्ड। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो ये P पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर इसके पास में रखते हैं तो P पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि nth फ्रिंज की जो पोजीशन है वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए जो शिफ्टिंग हुई वो कितनी हुई, वो होती है कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू T। अब इसमें सारी चीज़ें नोन है। कैपिटल D क्या है, ये वाला डिस्टेंस, स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, म्यू इस माइका या फिर ग्लास शीट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और T इसकी थिकनेस। तो इस फॉर्मूले से आप फ्रिंज अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई, कितना ऊपर या नीचे शिफ्ट हुई, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है फार्मूला, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं एडिशनल पाथ रेफरेंस जो होता है वो इसमें ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू 2, ये एडिशनल पाथ रेफरेंस अब बढ़ जाता है। पहले पाथ रेफरेंस जो भी था उसमें म्यू माइनस 1 प्लस टी करना होगा। अब दोनों वेव्स के अगर पाथ रेफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस देन वी कैन राइट n इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 t बाई लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं अगर जो शिफ्ट है वो n फ्रिंजेस के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। t की वैल्यू होगी n लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप किसी एक फ्रिंज की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज मिल जाए तो आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 t बाई लैम्डा। तो ये दोनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप इनको आसानी से अरेंज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। तो शिफ्ट जो है वो फ्रिंज के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कोई सा भी ऑर्डर हो। ठीक है, शिफ्ट ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो जितना जीरो ऑर्डर की फ्रिंज की शिफ्टिंग होती है एग्जैक्टली उतनी ही शिफ्टिंग किसी भी दूसरे फ्रिंज की होती है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, शिफ्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। जो ये शिफ्टिंग है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है
चलिए देखते हैं, आपको एप्लीकेशन बताया गया था, बताया गया है अभी, तो उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इलिस्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस आपने कहाँ कहाँ पे देखा हुआ है, देखते हैं। इंटरफेरेंस इफेक्ट आर कॉमनली ऑब्जर्व थीन फिल्म in thin film when their thickness is comparable to wavelength of incident light. If it is too thin as compared to wavelength of light, it appears dark, and if it is too thick, this result in uniform illumination of the film. Thin layer of oil on water surface and soap bubble shows various color in white light due to the interference of waves reflected from the two surfaces of the film. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई ऑयल है, सॉरी वाटर है, फिर से देखिए ये वाटर सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑयल की थीन फिल्म बनी है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से लाइट आती है तो ये एक्चुअल में जो एयर लिखा है इसको हम लोग लाइट के बारे में जाने, ये लाइट है। लाइट जब आती है तो ये लाइट का कुछ पोर्शन यहाँ पे अंदर चला जाता है, कुछ बाहर वाले सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखिए, अंदर वाले उसके बाद क्या होता है, कुछ सरफेस जो होता है, कुछ लाइट जो होती है वो वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है और कुछ ऑयल के सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों देखिए दो वेव्स हो जाती हैं जो कि इस मीडियम में इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं और यहाँ पे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। जब ये आप आँखों से देखते हैं तो आपको यही कलरफुल दिखता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए आपको पता है कि इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव्स होनी चाहिए जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस सेम हो या फेज डिफरेंस ज़ीरो हो, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर है इसके ऊपर ऑयल का एक फिल्म बना हुआ है। ये जब लाइट, ये जो है ये लाइट है एक्चुअल में, यहाँ पे लाइट लिख सकते हैं आप, ये एयर की जगह लाइट लिखिए। जो लाइट आती है वो उसका कुछ पोर्शन ऑयल के अपर सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन ऑयल के अंदर ट्रांसमिट होता है, मतलब कि उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका कुछ पार्ट अब वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है ऑयल के अंदर से, और ये लाइट जो है और जो ऑयल के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, ये दोनों लाइट कोहेरेंट वेव्स जैसा बिहेव करती हैं और ये दोनों क्या करती हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं इस एयर में, और इसी से आपको कलर्ड फ्रिंजेस दिखती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है ये वाइट लाइट है, इसलिए जो फ्रिंजेस बनती हैं वो कलर्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है तो यहाँ पे कलर्ड फ्रिंजेस दिखती हैं आपको, ठीक। ऐसे ही होता है सोप बबल में। यहाँ पे देखिए जो लेयर है सोप बबल में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, उसके अंदर एयर फील्ड होती है। तो मेम्ब्रेन की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और ऑल्दो बहुत ही कम है बट फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होगी। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, जब लाइट रे आती है यहाँ से, ये लाइट रे कुछ पोर्शन इसका अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ सरफेस अंदर जाता है एयर के और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है। ये दोनों रे जब मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं और ये बनाती हैं कलरफुल पैटर्न। क्योंकि ये लाइट यहाँ पे भी वाइट लाइट है तो यहाँ पे कलरफुल पैटर्न बनेंगे। अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट लें तो फिर हमें ब्लैक दिखेगा डार्क, और ब्राइटेस्ट जो है वो ब्राइट मैक्सिमा दिखेगा। बट यहाँ पे क्योंकि वाइट लाइट है तो हमें फ्रिंजेस कलर्ड दिखती हैं। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है थीन फिल्म का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मेम्ब्रेन ये जो है थीन फिल्म से नहीं है इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे ये वाले इंटरफेरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये वाले इंटरफेरेंस हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है।
डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ डिफ्रैक्शन देखिए क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी अभी हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है, अब ये है डिफ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही होगी, ये इसके पास में एक वेरी स्मॉल अपर्चर है, इसकी साइज़ जो है वो इस लाइट की वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो क्या होता है, जब लाइट यहाँ से पास करती है तो ये अपने पास से ये इधर बेंड हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट आती है, आने के बाद ये लाइट, ये जो होल है देखिए, यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन तभी ऑब्जर्व होगा जब इस होल का जो साइज़ है वो इस लाइट की वेवलेंथ के कंपरेबल होगा। ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे अगर कोई विंडो है, कोई डोर है, तो आपको डिफ्रैक्शन नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो होल है ये पिन होल होना चाहिए और इसकी साइज़ लगभग लाइट के वेवलेंथ के आसपास होनी चाहिए। तब यहाँ से जो लाइट पास करती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या दिखता है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन हो तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा सेंट्रल ब्राइट, देन यहाँ पे शैडो, फिर यहाँ पे ब्राइट एंड शैडो। तो यहाँ पे एक तरीके से फ्रिंजेस ही बनती हैं। ऐसे देखिए इस टाइप का बनेगा यहाँ पे पैटर्न, अगर आप देखना चाहेंगे। देखिए ये बनेगा ब्राइट, उसके बाद ये शैडो जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं दोनों तरफ, फिर इसके बाद ब्राइट बनेगा लेकिन उसकी थिकनेस कम होगी, फिर शैडो बनेगा ऐसे ऐसे। तो इस तरीके के पैटर्न दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पैटर्न को आप थोड़ा सा इस टाइप का समझ सकते हैं। देखिए ये है, फिर इसके बगल में शैडो बनेंगे दोनों तरफ ऐसे, फिर इसके बगल में ब्राइट, फिर शैडो बनेंगे। तो इस टाइप का पैटर्न दिखता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे इसी घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो देखिए इंटरफेरेंस में भी फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है, डिफ्रैक्शन में भी फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है, बट दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, इसमें एक ही स्लिट यूज़ किया जा रहा है और इंटरफेरेंस में हमने डबल स्लिट यूज़ किया है। दूसरी बात, इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की थिकनेस सेम है, जबकि इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की जो थिकनेस है वो सेम है, जबकि डिफ्रैक्शन में सभी की थिकनेस अलग अलग होती है। तो ये बात आपको समझना होगा। डिफरेंस के बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। देखिए ये है, यहाँ पे देखिए अगर ये लाइट सोर्स है, इसके पास में कोई ऑब्स्टेकल रखा गया है जो कि बहुत ही छोटा सा होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे लाइट है, यहाँ शैडो बनना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन फिनोमेना इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है फ्रेजनल क्लास और सेकेंड है फ्राउनहोफर क्लास। तो फ्रेजनल क्लास क्या होता है देखते हैं। इफ़ ईदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस ऑब्स्टेकल और अपर्चर, द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेजनल टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे हों, तो इस तरीके के डिफ्रैक्शन को कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। देखिए अभी आपको बातें नहीं समझ में आ रही है, अभी हम डिटेल में बताएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें आप देख सकते हैं इन दिस केस बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है।
अभी हम आपको इनके बारे में डिटेल में जब बताएंगे तब आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल आपको देखने में लग रहा होगा बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। ये देखिए डायग्राम है फ्रेजनल क्लास का, ठीक है। इसमें सोर्स है, यहाँ पे एक स्लिट है और स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए ये फ्राउनहोफर है, इसमें क्या है, सोर्स को इनफाइनाइट पे लिया गया है। ये है स्लिट, एक लेंस यूज़ करके यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रिंज फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सोर्स कहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसमें कोई लेंस नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है। तो डिफरेंस यहाँ देखिए क्या है। कॉमन एग्जांपल्स, डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, नैरो वायर एंड स्मॉल ओपेक डिस्क। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं फ्रेजनल क्लास के। जबकि फ्राउनहोफर की बात करें तो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये सभी एग्जांपल हैं फ्राउनहोफर क्लास के। फ्राउनहोफर और फ्रेजनल दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइम के डिफ्रैक्शंस पे वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न डिफरेंस में आपको रह गया होगा, फ्रेजनल क्लास क्या होता है, फ्राउनहोफर क्लास क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। फाइनाइट डिस्टेंस लिखने का क्या मीनिंग है, इनफाइनाइट डिस्टेंस लिखने का क्या मीनिंग है, कैसे स्लिट से सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कैसे स्लिट से सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बता देते हैं कि यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाला डिफ्रैक्शन है। फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन की सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो यही एक टॉपिक है जिसमें आपको फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जानना है। इसके बाद आपको सिर्फ फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। और वो भी सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट ही पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी और डिफ्रैक्शन जैसे कि डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, उसमें भी डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। सिर्फ इतना ही आपको सिलेबस में है। देखिए बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना चाहिए बिगनिंग में। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेजनल क्लास में आपको सिर्फ ये जानना है कि फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता क्या है। फ्राउनहोफर में ये जानना है कि फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इतना टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसको पढ़िए, बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनका मीनिंग क्या है। तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है और कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपके सामने ये है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग फ्रेजनल डिफ्रैक्शन से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में फर्स्ट जो डिफरेंस लिखा हुआ है, इफ़ ईदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, ऑब्स्टैकल और अपर्चर, द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेजनल टाइप। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये सोर्स है, सोर्स और यहाँ पे स्क्रीन कहीं होगी, इसके बीच में कहीं यहाँ पे ऑब्स्टैकल है। तो ये डिस्टेंस जो है ये फाइनाइट है। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है किसी लेबोरेटरी में, और यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो डिफ्रैक्शन होते हैं उनको कहते हैं फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या करना है, एक सोर्स है यहाँ पे, ऑब्स्टैकल है और स्क्रीन यहाँ कहीं होगी। स्क्रीन क्यों होगी, क्योंकि आपको फ्रिंजेस देखनी है स्क्रीन पे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंसेज है वो फाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं जो इधर है फ्राउनहोफर टाइप में, तो फ्राउनहोफर टाइप में अगर आप देखें तो फ्राउनहोफर टाइप में यहाँ पे जो है, इन द केस बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस
फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो स्क्रीन है, सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इन्फानाइट डिस्टेंस। तो सोर्स और स्क्रीन इन्फानाइट डिस्टेंस पे होती हैं। तो अभी आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा कि कैसे ये इन्फानाइट डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप सेकेंड वाला इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन दिस केस बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इन्फानाइट डिस्टेंस। इसका मतलब सोर्स यहाँ पे है और जो स्क्रीन है इसके बीच इन्फानाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो लैब में अगर आप कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं और एक स्क्रीन कहीं पे है तो उसके बीच इन्फानाइट डिस्टेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पे लिखा तो इन्फानाइट डिस्टेंस है और ये सही भी है। तो आप इसको कैसे इन्फानाइट क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग सेकेंड जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है इन्फानाइट डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं, पहले सेकेंड देखेंगे फ्रेजनल क्लास का और उसके बाद फ्राउनहोफर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेजनल में सेकेंड क्या है, कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, नैरो वायर, स्मॉल ओपैक डिस्क, ये सब है। तो एग्जाम्पल्स हैं, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट ग्रेटिंग। ये सेकेंड डिफरेंस नहीं है, ये एग्जाम्पल है इनके, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे इस वाले में। इसके बाद कॉमन एग्जाम्पल के बाद जो डायग्राम है ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो देखिए इस डायग्राम में ये सोर्स है, सोर्स ये फाइनाइट डिस्टेंस है और यहाँ पे भी फाइनाइट डिस्टेंस है और इस टाइप यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस टाइप का जो डिफ्रैक्शन इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेजनल क्लास डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्राउनहोफर में अगर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये सब है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो वेवफ्रंट है ये प्लेनर दिख रहे हैं। प्लेनर वेवफ्रंट है, इसका मतलब सोर्स इन्फिनिटी पे है। तो सोर्स को इन्फिनिटी पे कैसे रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक लेंस यूज़ करते हैं यहाँ पे और सोर्स को लेंस के फोकस पे रखते हैं। ये सोर्स है, ये सोर्स लेंस के फोकस पे जब हो जाती है तो यहाँ से जो लाइट रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं और जब पैरेलल हो जाती है तो इससे वेवफ्रंट जो होते हैं वो इसके परपेंडिकुलर और प्लेनर हो जाते हैं। तो जब ये इस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होता है तो इसका बिहेवियर इस तरीके से होता है जैसे ये सोर्स इन्फिनाइट पे हो। बात समझिए, रियलिटी में इन्फिनाइट पे नहीं होती। ये सोर्स यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक लेंस रख दें और सोर्स को यहाँ रख दें इस तरीके से कि सोर्स लेंस के फोकस पे हो तो सारी लाइट रे पैरेलल यहाँ से पास करेंगी और इनका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर इस तरीके का होगा कि ये सोर्स इन्फिनिटी पे है। तो आई थिंक कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोर्स और स्क्रीन जो है वो इन्फिनाइट पे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक लेंस यूज़ किया जाता है और सोर्स को लेंस के फोकस पे रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ये जो है यहाँ पे, ये देखिए ये फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है, इसमें लेंस यूज़ नहीं किया जाता है, नो लेंस, इसमें कोई भी लेंस नहीं होता। जबकि अगर आप बात करेंगे फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन की तो यहाँ पे लेंसेज यूज होते हैं, लेंस आर यूज्ड। तो यहाँ पे लेंस यूज होते हैं किसमें, तो लेंस नहीं यूज होता है फ्रेजनल क्लास में, यूज होता है फ्राउनहोफर क्लास में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा जो कि टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यही आपके सिलेबस में टॉपिक है डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हेडिंग दिखाई दे रही है आपको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट, यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये जो डिफ्रैक्शन है ये एग्जाम्पल है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें लेंस यूज होगा और जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो सभी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से टाइप के डिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक्चुअल में पास डिफरेंस का डायग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्लिट है, जब लाइट इधर से ऐसे आई होगी
तो इस स्लिट के इस वाले अपर पोर्शन से जो लाइट बेंड हुई और जो लोअर पोर्शन से बेंड हुई, ये कहीं पॉइंट पी पे मिले होंगे। अगर ये सेम फेज में मिले होंगे तो यहाँ पे बनेगा मैक्सिमा, और अगर ये अपोजिट फेज में मिलेंगे तो मिनिमा। सेम जैसा कि इंटरफेरेंस, देखिए अगर आपको डिफ्रैक्शन अच्छे से समझना है तो आपको इंटरफेरेंस अच्छे से पढ़ना होगा। इंटरफेरेंस पे ही बेस्ड होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले आपको अगर बातें नहीं समझ में आ रही है, इंटरफेरेंस के लिए जो वीडियो बनाया गया है इससे 2 क्लास पहले, मतलब कि आप सैटरडे का वीडियो जो है आप फ्राइडे का वीडियो देखिए, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको मिलेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको डिफ्रैक्शन को अच्छे से समझना है तो आपको इंटरफेरेंस को अच्छे से जानना ही होगा। तो यहाँ देखिए ये है स्लिट विड्थ जो कि स्मॉल डी से दिखाया जा रहा है। लाइट यहाँ से आती होगी, ठीक है, इधर से लाइट आती है। ये लाइट इस स्लिट के डिफरेंट एजेस से अलग अलग डायरेक्शन में चलती है। पॉइंट पी पे बहुत सारी लाइट वेव्स पहुँचती हैं। अगर ये सारी वेव्स सेम फेज में मिलती हैं तो बनता है यहाँ पे ब्राइट, मतलब कि मैक्सिमा बनेगा। और अगर ये अपोजिट फेज में मिलेंगे तो यहाँ पे बनेगा मिनिमा, या फिर आप बोल सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी का बैंड बनेगा अपोजिट फेज में मिलने पर, और सेम फेज में मिलने पर बनेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का बैंड, ठीक है। तो अगर आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें तो आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, और इसके दोनों तरफ यहाँ पे देखिए ये वो पोजीशन है जहाँ पे कि डार्क मतलब कि मिनिमा बनते हैं, और ये पोजीशन है जहाँ पे मैक्सिमा बनते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है हाईएस्ट, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमा की पोजीशंस अगर आप देखें तो -λ/d, -2 λ/d, -3 λ/d टाइप की है। और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखें, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे λ/d, 2 λ/d, 3 λ/d एक्सेट्रा। ओरिजिन पे यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसको कि सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं वो यहाँ पे हमको मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है यहाँ पे अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है ये यहाँ तक की विड्थ जो है वो 2 λ/d होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको यहाँ से सिंपली इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं फर्स्ट मिनिमा लेफ्ट का और फर्स्ट मिनिमा राइट का जो है उसके बीच का जो उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने कितने हैं, -λ/d है और λ/d है। माइनस क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, प्लस क्यों है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सिंपल सी बात है कि 2 λ/d होगा। इसी को कहते हैं विड्थ, किसकी विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कैसे डिफाइंड है, तो आप कहते हैं लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम लोग जो है सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसकी एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो वो होगा 2 λ/d, क्योंकि आप यहाँ पे d से डिवाइड करेंगे, आप फार्मूला यूज़ करेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो वहाँ पे d जो है वो रेडियस की इक्वल हो जाता है। तो उसी कंडीशन में आप यहाँ पे एंगुलर विड्थ थीटा को वैल्यू 2 λ/d निकालते हैं। स्मॉल d क्या है यहाँ पे, तो स्मॉल d है ये जो आपका स्लिट है इसकी विड्थ है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल d ये वाला। फिर से देख लीजिए अगर ये स्लिट है तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक d होता है, ठीक है। तो यही है, ये आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप चीज़ों को समझिए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फार्मूला ये याद रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फार्मूला आपको याद करना होगा यहाँ पे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में, जैसे कि ये पॉइंट देखिए, मिनिमा अगर सेट पॉइंट ऑन द इधर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। मिनिमा occurs at point on either side of central maxima such that path differences between the waves from two ends of a aperture is given by डेल्टा, ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा वेर एन की वैल्यू 1 2 3 है। तो ये कंडीशन आ जाती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये मिनिमा की कंडीशन है, एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, 2 रखेंगे सेकेंड मिनिमा, 3 रखेंगे थर्ड मिनिमा। यहाँ पे एक्चुअल में प्लस माइनस होना चाहिए था, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों साइड बनता है। तो आप यहाँ पे लिखिए ऐसे डी साइन थीटा इज इक्वल टू
प्लस माइनस एन लैम्डा, ऐसे आप इक्वेशन याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। वेयर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये है 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ यहाँ पे आपको डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा इक्वेशन मिलता है। यही है इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन पे आपके सारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आगे फिर पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में।